स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रसप्रीत कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो हम कर रहे थे बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सोशल अकाउंटिंग पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो पहले 2 पार्ट्स में हमने सब कुछ पढ़ लिया रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ द सोशल अकाउंटिंग, फिर हमने अप्रोचेस करी सोशल अकाउंटिंग की। तो इस पार्ट में बेटा हम करने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहला मॉडल है वो दिया है हमारे पास सिडलर मॉडल, रिपोर्टिंग सिडलर मॉडल। सिडलर क्या कहता है, उसने 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। उन दोनों के लिए अलग अलग सोशल इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है, सेपरेट मॉडल ऑफ सोशल इनकम स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम बार बार इसमें क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या करती है और इन रिटर्न सोसाइटी से उसे क्या मिलता है। ये सारा खेल किस चीज का है, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट का, ठीक है। तो इसके अंदर सिडलर क्या कहता है, कहता कि जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर कोई भी खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर तो उस एक्सपेंडिचर से उसे कोई भी रिटर्न मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसके लिए बेनिफिट है। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस उसने किया है जिसके बाद उसे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाली, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, लॉस। तो सारे कंसेप्ट्स में आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब वो कर रहा है, खर्चा कर रहा है, अगर उससे कुछ रिटर्न में मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न, तो वो उसके लिए बेनिफिट है। अगर उसे समथिंग इन रिटर्न नहीं मिलेगा, कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा खर्चा करने के बाद, तो वो उसके लिए क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। अब हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जो सिडलर ने दी है फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके लिए सोशल बेनिफिट क्या है, अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो फ्यूचर में उसे ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर वो हेल्थ इंप्रूवमेंट करेगा अपने वर्कर की, तो उसके वर्कर लंबे टाइम के लिए उसके साथ काम करेंगे, और अगर उनकी कंडीशन अच्छी रहेगी तो वो बेटर एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से उसके लिए बेनिफिशियल ही है। मैंने कुछ को एग्जांपल्स ही ली हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा कोई भी खर्चा अदर्स में आ जाता है जिसको करने के बाद उसे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो वो ऑनर के लिए क्या बन जाता है, सोशल बेनिफिट। और सोशल कॉस्ट देखो, कहते हैं अगर वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो वो सोशल कॉस्ट है, ठीक है, हार्म पहुंचा रहा है सोसाइटी को, कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलना। और वाटर पोल्यूशन कर रहा है, या फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कर रहा है उसका प्रोडक्ट, मतलब अगर ये चीजें कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में नेगेटिव इमेज जाएगी उसकी, और नेगेटिव इमेज जाएगी तो ना तो उसे कोई इनकम जनरेट होगी, ना ही कोई प्रॉफिट होगा। तो ये सब उसके लिए क्या बन जाएगी, सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट में से सोशल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नेट सोशल प्रॉफिट या लॉस क्या आया है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनके लिए बेनिफिट्स क्या होंगे, वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सोसाइटी। बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो उनके लिए बेनिफिट क्या माना जाएगा, अगर उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस की कदर करेगी सोसाइटी, वैल्यू करेगी उन्हें, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिट, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई रिसर्च की कदर डालेगी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी कदर करेगी, उसकी वैल्यू करेगी ऑफ द रिसर्च टू सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च कंडक्ट करी है, तो अगर सोसाइटी उसकी वैल्यू करेगी तो ये भी उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। लेकिन उसके लिए कॉस्ट क्या है, अब रिसर्च के ऊपर जितना भी उसने खर्चा किया है वो उसकी कॉस्ट है। या फिर स्टेट एड मतलब जैसे फंड्स होते हैं ना, एड फंड, ठीक है, मतलब कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो एड फंड होते हैं। तो अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो उसका क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो इस तरह के कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस किए जाएंगे और देखा जाएगा नेट सोशल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। क्लियर। अब इस मॉडल के फीचर्स क्या है, ये जो मॉडल है ना, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो इसलिए सिडलर का मॉडल अच्छा मॉडल माना गया है क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है और वो तकरीबन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और तो और ये जो है ना, ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, इतना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इनफ
टू अकोमोडेट चेंजिंग सोशल गोल्स। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल चेंज भी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मेट में चेंजेस किए जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट मॉडल, रिपोर्टिंग सिडलर मॉडल, जिसके अंदर उसने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है। ठीक है, जिसके अंदर नेट सोशल प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है। क्लियर? फिर हमारे पास आता है एबीटीज मॉडल। ये जो एबीटीज मॉडल है ये किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एसोसिएट्स ने दिया है, एबीटी एसोसिएट्स ने। क्लियर? और वो कहते हैं कि जितनी भी सोशल इंफॉर्मेशन होती है उसे क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर सोशल स्टेटमेंट्स में ही दिखाना चाहिए। जितनी भी सोशल इंफॉर्मेशन है उसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में सोशल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये कहते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है बैलेंस शीट। इन्होंने कंप्लीट सेट बताया है कि एक इनकम स्टेटमेंट भी बनानी चाहिए और एक बैलेंस शीट भी बनानी चाहिए। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिया है एबीटीज मॉडल के अंदर कि बेनिफिट्स, मतलब अगर कंपनी या स्टॉक होल्डर कुछ भी दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है, वो उसकी इनकम हो जाती है। अगर स्टाफ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इनकम हो जाएगा। अगर क्लाइंट या जनरल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इनकम हो जाएगी। कम्युनिटी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो इनकम हो जाएगी। यही सेम फॉर्मेट आपने यही चारों चीजें नीचे लिख देनी है। लेकिन एक्सपेंडिचर कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या स्टॉक होल्डर्स को कुछ प्रोवाइड कर रही है, या अपने स्टाफ को कुछ प्रोवाइड कर रही है, या क्लाइंट्स को, जनरल पब्लिक को कुछ प्रोवाइड कर रही है, या कम्युनिटी को कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। लेन देन चल रहा है। अगर ये चारों ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देते हैं तो वो उसके बेनिफिट्स बन जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन चारों को कुछ प्रोवाइड करती है तो वो उसके एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। तो इसी तरीके से फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नेट इनकम आ जाएगी। लेकिन इसमें कहते हैं एबीटीज मॉडल कहता है कि साथ साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। जैसे हम नॉर्मल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज वाली साइड पे आ जाएंगी, और जो भी उसके एसेट्स हैं वो एसेट वाली साइड पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एबीटीज मॉडल कहता है इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। क्लियर? थर्ड आ जाता है राल्फ्स कॉम्प्रिहेंसिव सोशल बेनिफिट कॉस्ट मॉडल। ये जो मॉडल है ये राल्फ्स ने दिया था, नेम आपको क्लियर हो गया। उसने 1976 में एक बुक लिखी थी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग। उसके अंदर उसने ये मॉडल दिया था। वो बुक उसने न्यूयॉर्क यूएसए में लिखी थी। ठीक है, उसके अंदर इसने भी 2 ही आइटम्स दी थी, दैट इज सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट। लेकिन इस पर्सन ने सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट का मीनिंग भी डिफाइन किया कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं सोशल बेनिफिट मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती है टू द सोसाइटी। कॉर्पोरेट यूनिट में प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द सोसाइटी। वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोशल कॉस्ट क्या है? कहते एनी कॉस्ट सेक्रीफाइस वेदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मेड बाय सोसाइटी। और जब कुछ सोसाइटी सेक्रीफाइस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो नॉन इकोनॉमिक है, जब सोसाइटी सेक्रीफाइस कर रही है एंड इज नॉट पेड फॉर इंक्लूडेड इन सोशल कॉस्ट, और सोसाइटी को उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा, सेक्रीफाइस करने के बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा, वो सोशल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल डैमेजेस टू एयर, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी प्रोड्यूस करेगी कहीं ना कहीं किसी चीज को तो वो डैमेज करेगी। अगर वो उसकी फैक्ट्री में से या उसके ऑर्गेनाइजेशन में से धुआं निकल रहा है तो वो एयर को पोल्यूट करेगी। अगर वो अपनी डिस्पोज करने वाली चीजें वाटर में डाल रहे हैं तो वो वाटर को पोल्यूट करेंगी। इसी तरह से कहीं ना कहीं तो वो किसी चीज को पोल्यूट करेंगे, और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज के लिए सोसाइटी को रीपे नहीं करती, तो ये सोशल कॉस्ट है। ठीक है, वो अपना डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कर रही है, या फिर इफ एंटिटी इज मेकिंग एनी पेमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ सच डैमेजेस, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल बेनिफिट। जब कभी सोसाइटी जो है वो इसके रिगार्डिंग कुछ पे कर रही है, डैमेज करने के बदले में अगर कुछ पे कर रही है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? सोशल बेनिफिट।
तो इसके अंदर कुछ इस तरह की है स्टेटमेंट, देखो सोशल बेनिफिट मीन्स, इसके अंदर राल्फ कहता है कि बेनिफिट्स मीन्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है सोसाइटी को, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहा है बिजनेस, तो ये सारे क्या हैं, सोशल बेनिफिट्स, जो सोसाइटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं। लेकिन सोशल कॉस्ट क्या है, बिजनेस कहीं ना कहीं बिल्डिंग या इक्विपमेंट परचेज कर रहा है, उतनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या है, कॉस्ट है जो सोसाइटी बियर कर रही है, सोसाइटी सेक्रीफाइस कर रही है। लेबर एंड सर्विसेज यूज्ड, सोसाइटी की सर्विसेज, सोसाइटी की लेबर यूज की जा रही है, तो वो भी क्या है, सोशल कॉस्ट। गुड्स एंड मटेरियल एक्वायर किया जा रहा है, वो भी क्या है, सोशल कॉस्ट। तो राल्फ के अकॉर्डिंगली ये कुछ होता है सिस्टम सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने का। क्लियर। अब ओवरऑल सोशल अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहली बात हमने फर्स्ट वीडियो में किया था पार्ट 1 में कि कभी कभी सोशल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से करती हैं, अपने बेनिफिट के लिए करती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर वो सोशल अकाउंटिंग कर रही हैं तो वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रही हैं, सोसाइटी के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है, उसे फुलफिल कर रही हैं। ठीक है। और ये काउंटर करता है एडवर्स पब्लिसिटी को, मतलब अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रही तो जो मीडिया है वो उसको उछालता है, ठीक है, कि इन्होंने ये हार्मफुल एक्टिविटी करी, ये करा, वो करा, कि ये सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई सोशल अकाउंटिंग परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तो वो एडवर्स पब्लिसिटी से बच जाती है। क्लियर। फिर क्या कहते हैं, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करती है एप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनाने में, राइट। फिर ये भी प्रूव करती है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशली अनएथिकल नहीं है और वो सोसाइटी के बारे में अच्छा सोच रही है। फिर ये एक एविडेंस भी होता है टुवर्ड्स द सोशल कमिटमेंट, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी की तरफ कमिटेड है, और इस बात का एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, दैट इज अगर वो सोशल अकाउंटिंग कर रही है। फिर ये एम्प्लॉयज के अंदर भी मोटिवेशन बढ़ाती है। अब जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के साथ खिलवाड़ कर रही है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि ये क्या, ये तो सोसाइटी के बारे में सोच ही नहीं रही, और हम भी तो सोसाइटी का पार्ट है, हमारी जो जनरेशन आने वाली है या जो हमारे एल्डर्स हैं या जो मदर फादर पेरेंट्स हैं वो सभी तो सोसाइटी का पार्ट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी फैमिली के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, तो एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होते। ठीक है। तो अगर वो सोशल अकाउंटिंग की नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तो उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे। इससे क्या होगा, फर्म की इमेज इंप्रूव हो जाएगी और मैनेजमेंट को फीडबैक मिलेगा, सोसाइटी से फीडबैक मिलेगा कि सोसाइटी के अंदर क्या इमेज है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये कस्टमर की तरफ से ग्रेटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं कि 2 कंपनीज की ऑप्शन है आपके पास कि आपने कंपनी ए का प्रोडक्ट खरीदना है कि कंपनी बी का, और जो कंपनी ए है उसके बारे में आपने सुना हुआ है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर में काम करती है, और जो बी है उसके बारे में आपने सुना हुआ है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती, वो रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही है, डिटीरियोरेट कर रही है। तो ऑब्वियसली आपका डिसीजन क्या होने वाला है, आप किसका प्रोडक्ट परचेज करोगे, फर्म कंपनी ए का। तो कस्टमर की तरफ से ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल गया, राइट। और ये शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव करती है कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रही है और हमारा पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, तो उनके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, कि अब सोशल अकाउंटिंग परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सरोगेट वैल्यूएशन। सरोगेट वैल्यूएशन एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत बड़ा हॉल है, बिग हॉल, उसने डोनेट कर दिया किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट, ताकि उसके अंदर एक कल्चरल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो इस केस में बेनिफिट उसने कैलकुलेट करना है ना, मतलब कि उसने कितना बेनिफिट प्रोवाइड किया सोसाइटी को, तो मॉनेटरी टर्म्स में वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो वो देखेगा कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर कहीं इतना ही हॉल रेंट पे लेती तो क्या अमाउंट ऑफ रेंट वो पे करती। In this case, surrogate value can be determined on the basis of amount of rent cultural organization would
हैव टू पे, जितना वो पे करती इफ दे रेंटेड सेम हॉल फैसिलिटी समवेयर एल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैस वर्क नहीं चल रहा, इनएक्यूरेट वैल्यूएशन नहीं हो रही कि हम अब जब ये ऐसी बातें सोचते हैं ना कि अगर बाहर जाके हम ये फैसिलिटी अवेल करते तो हमें कितने पैसे पे करने पड़ते, ठीक है, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं गैस वर्क कर रहे हैं या इनएक्यूरेट वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है, सरोगेट वैल्यूएशन होती है कि एक्यूरेट वैल्यूएशन नहीं करता पर्सन। दूसरी प्रॉब्लम आती है सर्वे टेक्निक की। अब इसमें बेसिकली ये जो सारा फंडा है सोशल अकाउंटिंग का, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हु मेक द सेक्रीफाइस, हु रिसीव्स द यूटिलिटी। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन यूटिलिटी रिसीव कर रहा है। लेकिन इसी चीज को मॉनेटरी यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए पर्सन के पास एबिलिटी होनी चाहिए। सो द इंडिविजुअल मस्ट हैव एबिलिटी टू रिलेट दैट इम्पैक्ट टू मॉनेटरी यूनिट्स। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर हमारे पास आती है अवॉइडेंस कॉस्ट की प्रॉब्लम। इसके अंदर जो कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट, कहीं ना कहीं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जिस डैमेज को हम बचा सकते थे वो कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी होती। समझ नहीं आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, एक डिलीवरी वैन है जो डैमेज हो गई ड्यू टू बैड रोड्स, ठीक है, और कितनी डैमेज हो गई, अप टू 6000 वो डैमेज हो गई। लेकिन ये जो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। एक डिलीवरी वैन है जो कि डैमेज हो गई ड्यू टू बैड रोड्स, ठीक है, बैड रोड्स की वजह से कितनी डैमेज हो गई, अप टू ₹6000। क्लियर? लेकिन ये डैमेज बच सकता था, कुड बी अवॉइडेड, अगर प्रॉपर केयर करी जाती तो कितना बच सकता था, अप टू 4000 नुकसान आपका बच सकता था। तो इसमें कहते हैं हमने सोशल कॉस्ट के अंदर कितनी अमाउंट लेनी है, सिर्फ 2000, तो बाकी 4000 का क्या हुआ, वो तो लॉस हो गया ना कंपनी को, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमने सिर्फ उतनी ही अमाउंट लेनी है जो निग्लिजेंस के कारण बच सकती थी, उसे माइनस करके बाकी की अमाउंट हमने इसके अंदर लेनी है। क्लियर? फोर्थ हमारे पास आता है अप्रेजल वैल्यू। अप्रेजल वैल्यू के अंदर कहते हैं कि सर्टेन गुड्स एंड बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो जो हमें एक मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करके देता है ऑफ दोज आइटम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज के लिए जिसके बारे में हम नहीं एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, वी नीड एन एक्सपर्ट। हमें हर जगह पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा। और लास्ट हमारे पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर कहते हैं कि सोशल अकाउंटिंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, टोटली गिवन डाटा के ऊपर बेस्ड होती है, जो भी डाटा हमारे पास है। तो पर्सन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वैलिड एंड रिलायबल डाटा प्रोड्यूस कर सके। अगर वो ये चीज करने में फेल हो जाएगी तो फिर जितने भी वो अकाउंटिंग बना तो देगी लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सोशल अकाउंटिंग। होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।